अस्सलाम वालेकुम बच्चों। सबसे पहले दुरूद पाक पढ़ेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन बिअददी रहमतिल्लाह। रब्बि इग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। तो आज की जो वीडियो है वो है कि आपने किस तरह मालूम करना है रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। आपके फेडरल बोर्ड के पास्ट पेपर्स में ये क्वेश्चन अक्सर आता रहता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गिव एन एक्सप्रेशन फॉर रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम है उसका जो रेडियस है यानी न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो ऑर्बिट हैं उसके दरमियान जो पहले न्यूक्लियस का पहले ऑर्बिट से जो फासला है रेडियस है, फिर दूसरे से, फिर तीसरे से, उसका एक्सप्रेशन आपने फाइंड करना है। ठीक। अच्छा, ये बात करने से पहले कुछ बच्चों के जहन में शायद ये बात भी हो कि सर इसका फ़ायदा क्या होता है, इसका क्या फ़ायदा है। तो बच्चों, रेडियस की इक्वेशन आएगी तो एनर्जी की इक्वेशन आएगी। एनर्जी की इक्वेशन आएगी तो इस एनर्जी की इक्वेशन से ही हमने आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम कैलकुलेट की है। ये बोहर के मॉडल से हमने यूजिंग बोहर मॉडल वी कैलकुलेट इजीली द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम की एनर्जी हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं बोहर मॉडल को यूज़ करके। और आयोनाइजेशन एनर्जी आ गई तो फिर आयोनाइजेशन एनर्जी से आगे तो बहुत सारी उसकी एप्लीकेशंस हैं। उसकी एप्लीकेशंस क्या है, यानी जो रिएक्टिविटी है, रिएक्टिविटी कोई चीज़ कितनी रिएक्टिव है, किस किस चीज़ से रिएक्ट करती है, इसके पीछे जो चीज़ कार फरमा है बच्चों वो है आयोनाइजेशन एनर्जी। उसका उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इसके अलावा और बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, उसको अलहदा हम एक वीडियो में बनाएंगे कि एटॉमिक स्ट्रक्चर जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है ना, एटॉमिक स्ट्रक्चर है, न्यूक्लियस है, इसके इर्द गिर्द ऑर्बिट्स हैं, तो इसका क्या फ़ायदा है एटॉमिक स्ट्रक्चर का, इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं, उसके लिए इंशाअल्लाह आपकी बुक में तो ये नहीं है लेकिन इसके लिए आपके दिल मुतमईन करने के लिए एक अलहदा वीडियो इसकी बनाएंगे। तो देखें बच्चों, मैं लिखने लगा हूँ बोर्ड पे। क्वेश्चन पहले लिखूँगा। क्वेश्चन इस तरह आएगा बोर्ड में, गिव एन एक्सप्रेशन फॉर रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक, ये क्वेश्चन है बच्चों। इस क्वेश्चन को आप थोड़ी देर नोट करें, इसको देखें। मैं तब तक पेन को इन चलें। तो बच्चों, ये जो आपके सामने फिगर बनी हुई है इसको पहले इंग्लिश के अल्फाज में आप लिखें। क्या बनी हुई है फिगर, देखें। लेट अस इलेक्ट्रॉन मूविंग with velocity v in circular orbit of radius r around the nucleus having charge E पॉजिटिव। न्यूक्लियस है बच्चों, न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं। प्रोटॉन के ऊपर चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ई क्या है, चार्ज है। ई क्या है बच्चों, इलेक्ट्रॉन नहीं, ई क्या है, चार्ज है। ई के ऊपर पॉजिटिव मतलब कि जो प्रोटॉन है, ई पॉजिटिव का मतलब है बच्चों प्रोटॉन। ई पॉजिटिव का मतलब, ई का मतलब चार्ज, प्लस का मतलब यानी पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या, प्रोटॉन। ठीक हो गया। अराउंड द न्यूक्लियस हैविंग चार्ज ई पॉजिटिव यानी प्रोटॉन की बात होगी। एंड Z is the atomic number। Z क्या है, एटॉमिक नंबर।
ठीक हो गया, इतनी बातें लिखनी आप। अच्छा, अब बच्चों देखिए, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, दो चार्जेस को, जो चार्जेस आपस में अट्रैक्ट करते हैं, उसकी जो फोर्स होती है उसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का क्या फार्मूला है बच्चों? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फार्मूला होता है, देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसका क्या फार्मूला होता है? चार्जेस टू ऑपोजिट चार्जेस, ठीक है। एक ये Z क्या है? एटॉमिक नंबर, किसी चीज़ का एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक नंबर मतलब हाइड्रोजन का 1 होगा, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होगा, ठीक है। अच्छा, ये एक्सप्रेशन सिर्फ हाइड्रोजन एटम के लिए ही नहीं है, सबसे पहले ये हाइड्रोजन एटम के लिए ही रेडियस हमने डिराइव किया है, लेकिन ये सिर्फ हाइड्रोजन के लिए नहीं है बच्चों, ये इसके लिए भी है, Li2 पॉजिटिव, लिथियम 2 पॉजिटिव। लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, जब 3 में से 2 पॉजिटिव यानी 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो 1 इलेक्ट्रॉन रह गया। ये एक्सप्रेशन जो हम ड्रा करने लगे हैं, ये हर उस चीज़ के लिए होगा जो हाइड्रोजन की तरह का हो, हाइड्रोजन की तरह का हो। जैसे इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन हैं बच्चों? 1 इलेक्ट्रॉन, He पॉजिटिव। हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, He प्लस आ गया, प्लस का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन किसी ने निकाल दिया, चला गया, तो इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन रह गए? 1 इलेक्ट्रॉन। इसके पास 3 थे इलेक्ट्रॉन, इसका एटॉमिक नंबर 3 होता है, 2 चले गए, 1 इलेक्ट्रॉन रह गया, इसका एटॉमिक नंबर 2 होता है, 1 चला गया, पॉजिटिव आ गया, 1 इलेक्ट्रॉन रह गया, और फिर हाइड्रोजन उसके पास 1 ही होता है। ये एक्सप्रेशन जो हम ड्रा करने लगे हैं, ये इन तीनों के लिए होगा, इन तीनों के लिए होगा। जो एटॉमिक नंबर है वो क्या होता है बच्चों? एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो भी आप कहें। तो इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ जो प्रोटॉन्स हैं वो 1 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर, जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं वो 1, 2, 3, 4 हो सकते हैं, लेकिन जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 1 ही होना चाहिए, वो 1 ही होना चाहिए। मल्टी इलेक्ट्रॉन्स के लिए ये एक्सप्रेशन नहीं है, ये सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन के लिए। 1 इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिट के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहा है, जो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, उसके लिए ये एक्सप्रेशन होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि हम करने क्या जा रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Z क्या है बच्चों? एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक नंबर के ऊपर जो चार्ज, ठीक है, कितने यानी प्रोटॉन्स है। इसको अगर मैं सिंपल अल्फाज में कहूँ तो ये कहूँगा कि कितने प्रोटॉन्स हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अच्छा, ये तो ये हो गया। अब ये पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या चार्ज होता है? नेगेटिव। 2 ऑपोजिट चार्जेस होगी, और एट द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, इन 2 चार्जेस के दरमियान जितना फासला है उसका स्क्वायर, इन 2 चार्जेस के दरमियान कितना फासला है? R है। R क्या है? रेडियस है। रेडियस क्या होता है बच्चों? फासला ही तो होता है रेडियस। R रेडियस है, और रेडियस फासला, जो फासला होगा स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, उसका स्क्वायर। तो ये फार्मूला होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक हो गया। 4πε0 आपकी बुक में है, एप्सिलॉन। तो ये बच्चों कांस्टेंट है जो साइंटिस्ट खुद मालूम करते हैं। एप्सिलॉन ये एक कांस्टेंट है बच्चों, इसको आप वैक्यूम परमिटिविटी कांस्टेंट बोलते हैं, वैक्यूम परमिटिविटी कांस्टेंट बोलते हैं। इसकी वैल्यू होती है, मैं लिखता हूं इधर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इक्वल टू बच्चों, ये इसकी वैल्यू आप नोट करेंगे 8.84 इंटू 10⁻⁻12
ये इस कांस्टेंट की वैल्यू है, इसकी वैल्यू आप नोट करेंगे 8.84 इंटू 10⁻⁻12। ये परमिटिविटी कांस्टेंट की वैल्यू है। ठीक हो गया? तो ये वैल्यू आप इसकी नोट करेंगे। ये साइंटिस्ट ने खुद मालूम की है वैक्यूम परमिटिविटी। मैं लिखता हूँ साथ, वैक्यूम परमिटिविटी कांस्टेंट है ये। ठीक है, इसकी वैल्यू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ गई। अच्छा, अब बच्चे जो दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं वो ये पूछते हैं कि सर जो रदरफोर्ड ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन ऐसे रिवॉल्व कर के इस न्यूक्लियस में गिर क्यों नहीं जाता, तो अब क्यों नहीं गिर रहा, अब क्या हो गया है इलेक्ट्रॉन को, अब भी तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो है, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को के इफेक्ट को कैंसिल कर दिया है सेंट्रीपिटल फोर्स ने। दो फोर्सेस आ गई हैं अब इस केस में। अब एक फोर्स नहीं है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो है, लेकिन दूसरी फोर्स है और उस फोर्स का नाम है बच्चों सेंट्रीपिटल फोर्स या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इस दोनों ने आपस में इफेक्ट को, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर दिया है। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना होती तो फिर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में गिर जाता, लेकिन सेंट्रीपिटल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो इलेक्ट्रॉन को इस काबिल बना रही है, इलेक्ट्रॉन को इस काबिल बना रही है कि वो इस न्यूक्लियस में आकर गिरे ना, बल्कि ऑर्बिट के इर्द गिर्द ही मूव करता रहे। तो आपको बात समझ में आ गई। अच्छा, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, mv² डिवाइड बाई r। अच्छा, अब मैं ये बात लिखने लगा हूँ, दी सेंट्रीपिटल फोर्स enables us enables an electron to move in a circle and this force also counterbalance the electrostatic force of attraction। इस बात को मैं देखूं वीडियो सही बन रही है क्या, आपको दिखाई दे रहा है बच्चों? इन बातों का आप नोट करेंगे। एक एप्लीकेशन इसकी बताई है आयोनाइजेशन एनर्जी की, आयोनाइजेशन, और भी एप्लीकेशन बताएंगे कि रेडियस से सब कुछ करने का फ़ायदा हमें क्या हुआ, उसके लिए अलग वीडियो बनेगी, पहले आप ये नोट करें सारा कुछ। ठीक है? अच्छा, अब अगर ये आपने नोट कर लिया हो तो हम आगे की तरफ, आगे की जानिब बढ़े और हम अपना डस्टर लेके आए। चलें बच्चों, आगे की जाना पड़ते हैं। ये आपने नोट कर लिया होगा आई होप। चलें बच्चों, ये दोनों फोर्सेस आपस में एक दूसरे को काउंटर बैलेंस कर रही हैं, तो इन दोनों को हम रिलेट करेंगे। अब इधर मैं लिखूंगा शॉर्ट फॉर्म में, सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सेंट्रीपिटल फोर्स। दो फोर्सेस आपस में काउंटर बैलेंस कर रही हैं, तो इनको रिलेट करेंगे बाय रिलेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 इसको नाम दे दिया। ठीक हो गया? अच्छा, mv² डिवाइड बाई r ये तो है सेंट्रीपिटल फोर्स, और ze² डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r²। ठीक हो गया? इनको रिलेट कर दिया। चले,
तो बच्चों देखें आर आर से हो जाएगा कैंसिल, आर आर से कैंसिल हो गया, तो अब क्या बचा, ये आर इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, ऊपर चला जाएगा, ये एम वी स्केयर नीचे आ जाएगा, जेड ई स्केयर डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और एम वी स्केयर। ठीक हो गया। ये जो एम वी स्केयर है ये यहाँ से आ गया नीचे और ये आर नीचे से चला गया इसकी जगह। ठीक हो गया। चले आगे बच्चों, इसको आप नोट करें, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें ताकि मैं आगे स्टार्ट करूं। अच्छा, अब क्या है कि इलेक्ट्रॉन जो है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, इलेक्ट्रॉन जो है वेरी स्मॉल पार्टिकल है और जो उसका ऑर्बिट है हाइड्रोजन का वो भी वेरी स्मॉल है। तो इलेक्ट्रॉन की स्पीड को मालूम करना कि इलेक्ट्रॉन किस स्पीड के साथ, किस वेलोसिटी के साथ ऑर्बिट के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहा है, अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये हम दो चीज़ों को एक साथ मालूम नहीं कर सकते। एक तो पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, दूसरा वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों इसके लिए फिर हमें बोहर मॉडल के एक पोस्टुलेट की मदद लेनी पड़ेगी वेलोसिटी मालूम करने के लिए इलेक्ट्रॉन की। v इज़ द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, v इज़ द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें मालूम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बोहर के 4th नंबर का जो पोस्टुलेट है उसकी मदद लेनी पड़ेगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वेरी स्मॉल पार्टिकल है और इसकी वेलोसिटी हम मालूम नहीं कर सकते, हम उसी से ही एक्सप्रेशन से हम मदद लेंगे। अच्छा चलिए ठीक है, वो एक्सप्रेशन क्या था बच्चों, वो एक्सप्रेशन ये था एन एच एम वी आर इज इक्वल एन एच। थोड़ा सा इसका मैं आपको दोबारा बता दूं कि बोहर ने कहा था कि एम वी आर एंगुलर मोमेंटम और जो वेक्टर क्वांटिटी है फिजिक्स में, एंगुलर मोमेंटम एम क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वी वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, आर रेडियस, जो रेडियस न्यूक्लियस यहाँ से लेकर यहाँ तक जो रेडियस है। तो एक इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा है उसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो एन एच डिवाइड बाई 2 पाई की इक्वल होगा, तो तब ही इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में ही मूव करेगा। हर किसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर सकता, उसी ऑर्बिट में मूव करेगा जिसकी वैल्यू होगी एन एच डिवाइड बाई 2 पाई, और एन क्या है, नंबर ऑफ इंटीजर्स है। यहाँ से आप वैल्यू निकालेंगे वी की, एन एच एम आर 2 पाई एम आर हो जाएगा। ठीक हो गया बच्चों। यहाँ से अब आपने v की वैल्यू को पुट करना है। ठीक हो गया, v आ गया, v स्केयर इज इक्वल टू एन स्केयर एच स्केयर 4 पाई स्केयर एम स्केयर आर स्केयर। v की वैल्यू से आपने v स्केयर की वैल्यू निकाल ली। इसको मैंने कहा कि ये है इक्वेशन 3, ये इसको कहते हैं आप इक्वेशन 4, और नीचे यहाँ पर लिखते पुट इक्वेशन 3 इन 4, इक्वेशन 3 को इक्वेशन 4 में आप पुट कर दें। ठीक हो गया। तो v स्केयर की वैल्यू को हमने अब यहाँ पुट करना है। बच्चों v क्या है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, हम उसको दूसरी तरह मालूम तो नहीं कर सकते, जैसे चार्ज टू मास रेशो अलग एक फार्मूले से साइंटिस्ट ने मालूम की थी, तो इस तरह इसको मालूम नहीं कर सकते। इसको हम लेंगे 4th पोस्टुलेट बाय 4th पोस्टुलेट ऑफ बोहर मॉडल। ये बोहर मॉडल का चौथा पोस्टुलेट डिटेल के साथ, इसको तो मैंने डिटेल के साथ इनकी पहली वीडियोस में बयान किया हुआ है कि ये क्या चीज़ है। अगर आपको इसकी समझ नहीं है तो पहली वाली वीडियो जाके देखें। अच्छा अब देखें, 4th है, 3rd में v स्केयर की वैल्यू इस पोस्टुलेट से आई, v स्केयर की वैल्यू निकाली, इसमें पुट करते हैं। v स्केयर की वैल्यू जेड ई स्केयर डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम, और अब मैं पुट करने लगा हूँ वैल्यू v स्केयर की। v स्केयर की वैल्यू ये है बच्चों एन स्केयर एच स्केयर डिवाइडेड बाई 4 पाई स्केयर एम स्केयर आर स्केयर।
एन स्केयर एच स्केयर डिवाइड बाई 4 पाई स्केयर एम स्केयर आर स्केयर। अब देखें 4 हो गया, 4 से कैंसिल, पाई पाई से कैंसिल हो गया, एक पाई से, और एक एम जो है एक एम से हो गया कैंसिल। ठीक हो गया। अब क्या बचा, जेड ई स्केयर डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट एन स्केयर एच स्केयर, यहाँ से ये एम और 4 पाई कैंसिल हो गए थे, एप्सिलॉन नॉट एन स्केयर एच स्केयर। अच्छा, अब क्या है, ये सबसे नीचे है बच्चों, ये इससे भी नीचे लिखा हुआ है तो इसको मैंने लिख लिया। एक एम बचा था हमारे पास, एक हमारे पास पाई बचा था, और आर स्केयर बचा है। ठीक है, एक पाई से कैंसिल, एक पाई बच गया, एक एम से कैंसिल, एक एम बच गया, और आर स्केयर बच गया। ठीक है, यहाँ तक की बात आपको समझ में आई। ठीक है, अब यहाँ से अगला स्टेप देखिए, यहाँ से अगला स्टेप मैं यहाँ करने लगा हूँ, आर इज इक्वल टू जेड ई स्केयर डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट एन स्केयर एच स्केयर, और जो सबसे नीचे होता है वो सबसे ऊपर आ जाता है, इसको सबसे ऊपर लिखेंगे, पाई एम आर स्केयर। तो बच्चों सिर्फ कैलकुलेशन है, मैथ की कोई मुश्किल नहीं है इसमें, वेरी इजी है। यहाँ तक अगर आपको समझ आ गई तो ये अगर सब आप स्क्रीनशॉट ले लें ताकि मैं इसको आप मिटाऊँ, मेरे पास जगह नहीं है। और चल जब ये वैल्यू आ गई आपके पास तो मैं इसको यहाँ लिखने लगा हूँ, आर इज इक्वल टू जेड ई स्केयर पाई एम आर स्केयर एप्सिलॉन नॉट एन स्केयर एच स्केयर। ठीक है, अब देखें बच्चों, इसको यहाँ मैं ले जाता हूँ, आर एप्सिलॉन नॉट एन स्केयर एच स्केयर इज इक्वल टू जेड ई स्केयर पाई एम आर स्केयर। ठीक हो गया। हमने क्या कैलकुलेट करना है, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। आर से कैंसिल हो गया, एक आर, एक ये आर इधर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, इधर जाके क्या होगा डिवाइड होगा ना, इधर नीचे आ जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा, हमने यहाँ से कैंसिल कर दिया इसको। ठीक है, तो अब क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट एन स्केयर एच स्केयर डिवाइडेड बाय, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके हो जाएगा डिवाइड, जेड ई स्केयर पाई और एम, तो ये वैल्यू आ गई आर की। ठीक हो गया। अब ज़रा मैं इसको सही करके लिखूं, तो बच्चों ये है रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। अच्छा, तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया। अब z क्या है, z होता है एटॉमिक नंबर। ठीक है, z क्या होता है, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन न्यूक्लियस। ठीक है, और n क्या है, नंबर ऑफ शेल्स। n क्या है, नंबर ऑफ शेल्स। n पहला n इज इक्वल टू 1 फर्स्ट ऑर्बिट के लिए, n इज इक्वल टू 2 सेकेंड ऑर्बिट के लिए, n इज इक्वल टू 3 थर्ड ऑर्बिट के लिए। बच्चों ये जो सारा है फैक्टर, दिस इज अ कांस्टेंट फैक्टर। h क्या है, कांस्टेंट है। ये एप्सिलॉन नॉट की मैंने पहली वैल्यू लिखी थी 8.8, मैं दूसरे पेन से लिखता हूँ, नज़र आपको सही क्या है, 8.86 इंटू 10⁻12। ठीक हो गया, कूलम स्क्वायर पर जूल पर मीटर। वैक्यूम परमिटिविटी कांस्टेंट, एच की वैल्यू आप जानते हैं क्या होती है, -34 जूल पर सेकंड। ठीक हो गया। अच्छा, पाई की वैल्यू तो सबको पता है 3.14 होती है। और इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन चार्ज, जो प्रोटॉन, जो बच्चों चार्ज है किसके ऊपर, इलेक्ट्रॉन के ऊपर, जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है ऑर्बिट में उसके ऊपर जो चार्ज है 1.6। और m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.01 इंटू 10⁻31 kg। ठीक हो गया। तो ये सारी वैल्यूज़ कांस्टेंट, इन कांस्टेंट में जब आप ये सारी वैल्यूज़ रखेंगे और जब आप इनको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी
वो आएगी बच्चों इस सारी जो रेड कलर से, रेड पेन से मैं मार्कर से किया हुआ है, इस सारे की आपके पास वैल्यू आएगी 0.529 एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, तो इसकी आपके पास ये वैल्यू आ गई। तो अब मैं सिंप्लीफाइंग करने लगा हूं इसको, सिंप्लीफाइंग। चलें, तो ये आपके पास यहाँ तक वैल्यू आई। इस वैल्यू को आप यहाँ पर पुट करें 0.529, इसकी वैल्यू रेड में आती है 0.529, रेड मार्कर से ये जो कांस्टेंट है, आगे मल्टीप्लाई बाय एन स्क्वायर डिवाइड बाय जेड। तो बच्चों ये है रेडियस, ये हमारे पास रेडियस की वैल्यू आ गई। अच्छा, अब ये क्या चीज़ आपके पास आई है बच्चों? ये आपके पास आई है कोई भी एटम हो, उसमें प्रोटॉन्स की तादाद एक ना हो, एक से ज़्यादा भी हो सकती है। एक प्रोटॉन, दो प्रोटॉन, जैसे यहाँ प्रोटॉन्स कितने हैं बच्चों? बोलेंगे 3 प्रोटॉन है, एटॉमिक नंबर इसका 3 है। यहाँ एटॉमिक नंबर 2 है, यहाँ एटॉमिक नंबर 1 है। एटॉमिक नंबर एक से ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं ऑर्बिट में वो एक होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहा है वो एक होना चाहिए। R is the radius of any atomic model having only one electron moves in circular orbit, एक इलेक्ट्रॉन। तो ये बच्चों ये था रेडियस, हमने मालूम कर लिया। अब मैं इसको अरेंज कर रहा हूँ और फिर आपको एक MCQs बहुत प्यारा सा बताते हैं जो पहले फेडरल बोर्ड में आ चुका है कई बार। दी रेडियस, क्वेश्चन लिखें MCQs, द रेडियस ऑफ, और ये आपके एंट्री टेस्ट में भी ये क्वेश्चन आ सकते हैं ऐसे, द रेडियस ऑफ Li+2 ऑर्बिट इज, Li+2 ऑर्बिट का रेडियस क्या होगा? तो बच्चों वेरी सिंपल है, फार्मूला लगाएं 0.529 इंटू n स्क्वायर डिवाइड बाई z। ठीक, रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट, हम फर्स्ट ऑर्बिट के लिए कैलकुलेट करते हैं। पहले z की वैल्यू पुट करें, फर्स्ट ऑर्बिट है तो n क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर। ठीक है, फर्स्ट ऑर्बिट के लिए कैलकुलेट करने को कहे तो n की वैल्यू 1 होगी, सेकंड के लिए तो n की वैल्यू 2 होगी, थर्ड के लिए कहे तो n की वैल्यू 3 होगी। ठीक, अच्छा, एटॉमिक नंबर क्या है लिथियम का? तो बच्चों लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3। लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 3। तो 3 यहाँ पुट कर दिया। अब आप कैलकुलेटर से करेंगे तो ये वैल्यू आती है बच्चों 0.529 डिवाइडेड बाई 3, तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई 0.1763 एंगस्ट्रॉम। तो आपको 4-5 ऑप्शन दे देगा वो, 0.529 एंगस्ट्रॉम देगा और कौन सी ऑप्शन देगा? तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो सकता है? कौन सा होगा करेक्ट ऑप्शन? ये वाला होगा। तो इस तरह आपने MCQs को सॉल्व करना है। रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ Li+2 इज, ठीक हो गया। Li+2 का क्या मतलब है कि इसके पास ये जो लिथियम है, प्रोटॉन लिथियम के पास कितने हैं बच्चों? जितना इसका एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर क्या है 3, तो इसके जो प्रोटॉन है वो है 3। इसके इर्द गिर्द जो इलेक्ट्रॉन है, तो इसके इलेक्ट्रॉन भी आप कहेंगे कि सर 3 ही होंगे, जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन भी इसके 3 ही हैं, लेकिन +2 है यहाँ। +2 का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन निकल कर बाहर चले गए हैं, 1 इलेक्ट्रॉन सिर्फ रह गया है। और ये वाला फार्मूला सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन के लिए ही वैलिड है। ये वाला फार्मूला 1 इलेक्ट्रॉन के लिए ही
वैलिड है जब एक इलेक्ट्रॉन सर्कुलर में मूव कर रहा है। 2 इलेक्ट्रॉन मल्टीपल इलेक्ट्रॉन के लिए बोहर का ये मॉडल वैलिड नहीं है। ये फिर डिफेक्ट ऑफ बोहर मॉडल में हम पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे डिफेक्ट ऑफ बोहर मॉडल। तो चलिए आगे बच्चों हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट आगे प्रोसीड करते हैं हम। और n इज इक्वल टू 1 के लिए आप कैलकुलेट करें 0 पॉइंट, हम हाइड्रोजन के लिए कैलकुलेट करते हैं। फॉर हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, ठीक है। Z क्या हो जाएगा बच्चों, फिर Z हो जाएगा 1, ठीक है। 0.529 मल्टीप्लाई बाई n स्क्वायर। Z नीचे लिखते हैं आप, Z1 ही होगा। फर्स्ट ऑर्बिट के लिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं 1 का स्क्वायर, तो 0.529 एंगस्ट्रॉम। अच्छा, दूसरी ऑर्बिट के लिए हम कैलकुलेट करते हैं 0.529 मल्टीप्लाई Z1 हो जाएगा। 4 को मल्टीप्लाई करें, 4 मल्टीप्लाई 0.529 2.116 एंगस्ट्रॉम। अच्छा, तीसरे के लिए कैलकुलेट करें 0.529 इंटू 3 का स्क्वायर डिवाइड बाई 1, तो 9 मल्टीप्लाई 0.529 ये हो गया 4.761 एंगस्ट्रॉम। तो पहले ऑर्बिट के लिए वैल्यू ये है, हाइड्रोजन की दूसरी ऑर्बिट के लिए वैल्यू ये है, तीसरी ऑर्बिट के लिए रेडियस की वैल्यू ये है, ठीक है। आखिरी बात इसमें रह गई है इस टॉपिक में, और फिर ये टॉपिक ख़त्म होगा। और वो आखिरी बात क्या है बच्चों, ये देखें, ये है हाइड्रोजन का न्यूक्लियस, ये है पहला ऑर्बिट, इसके दरमियान है इतना फासला, ठीक है, 0.529 एंगस्ट्रॉम, ठीक हो गया। आगे फासला बढ़ रहा है, 2.1 हो गया, तो ये जितना रेडियस यहाँ से यहाँ है, अब इसके मुकाबले में रेडियस ज़्यादा हो जाएगा। यानी ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस और फर्स्ट ऑर्बिट के दरमियान जितना फासला है, फर्स्ट ऑर्बिट और सेकंड ऑर्बिट के दरमियान इतना फासला नहीं होगा, फासला बढ़ गया है अब। अच्छा, फिर थर्ड ऑर्बिट और थोड़ा दूर हो जाएगा, यानी जितना न्यूक्लियस और पहले ऑर्बिट के दरमियान फासला है, फर्स्ट और सेकंड ऑर्बिट के दरमियान फासला और ज़्यादा हो गया, सेकंड और थर्ड ऑर्बिट के दरमियान फासला और ज़्यादा हो जाएगा। अगर मैं 4 से कैलकुलेट करूँ तो 4 का स्क्वायर 16 होगा, 16 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, वैल्यू और बढ़ जाएगी, ठीक है। तो क्या पता चला कि जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर जाते जाएंगे, नंबर ऑफ शेल्स जो है वो दूर होते जाएंगे, बड़े होते जाएंगे, उनके दरमियान फासला, नंबर ऑफ शेल्स के दरमियान, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स के दरमियान जो फासला है बच्चों वो बढ़ता जाएगा, ठीक है। नंबर ऑफ ऑर्बिट्स के दरमियान जो फासला है वो बढ़ता जाएगा। तो बच्चों ये थी आज की सारी बातें, ठीक है। थर्ड ऑर्बिट, ठीक है। तो बच्चों ये है आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। पहले और दूसरी ऑर्बिट के दरमियान, पहली और दूसरी ऑर्बिट के दरमियान जितना फासला है, क्या दूसरी और तीसरी ऑर्बिट के दरमियान भी उतना ही फासला है? नहीं, दूसरी और तीसरी ऑर्बिट के दरमियान फासला ज़्यादा है। यहाँ से आप कैलकुलेट कर लें कि दूसरा ऑर्बिट है 2.116 माइनस 0.529 करें और 4.7 माइनस 2.116 करें, तो इन दोनों के दरमियान डिफरेंस आ जाएगा। तीसरी और दूसरी ऑर्बिट के दरमियान डिफरेंस आ जाएगा और दूसरी और पहले के दरमियान डिफरेंस आ जाएगा। तो जैसे जैसे
एन की वैल्यू, ऑर्बिट्स की वैल्यू ज़्यादा होती जाएगी, वैसे वैसे ऑर्बिट्स के दरमियान डिस्टेंस पहले से और मज़ीद ज़्यादा होता जाएगा।